He is Lalitji from Gujarati language. Uh, इस युवा साहित्य मंच के अध्यक्ष ललित भाई जी हमारा बीच में उपस्थित है। ललित जी से अनुरोध है कि इन दोनों की भावनात्मक उद्गार को लेते हुए आप अपनी विचार प्रस्तुत कीजिए। सबको नमस्कार। मेरे साथी वक्ता अकादमी के और श्रोतागण, सत्येंद्र जी ने कहा कि श्रोता कम लोग हैं, तो आपके दुनिया में कहीं भी किसी भी सभा में जाए आपको बड़ी संख्या मिलेगी शायद, पर सुनने वाले उसमें भी कम होंगे। तो कम लोग हैं वो सुन रहे, वो बड़ी बात है। कितने लोग हैं उसकी जगह दो भी सुने पर शिद्दत से सुने, हमारे लिए ये श्रोतागण इसलिए महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र जी ने जैसे हम देखते हैं दुनिया की साहित्य में कि अगर आप खुश रहते हैं, सुख में रहते हैं, तो वहाँ से चिरकालीन साहित्य नहीं मिलता। आप उस तकलीफ महसूस करते हैं जीवन जीने की, जो इन दोनों के और हमारे गुजरात में भी है, क्योंकि भारत का यह पूरा भाग पानी की कमी वाला भाग माना जाता है। अगर हम कुएं की बात करें, जो यहाँ पर पीछे लगा है कि यहाँ इस भवन में सबसे ऊंडा कुआं है, तो दक्षिण भारत में शायद ही कहीं कुएं मिले, क्योंकि पानी की ये जरूरत नहीं है। तो जैसे वहाँ यहाँ पर कुएं है पानी के लिए, ये 3 राज्यों में ज्यादा है, वैसे यहाँ पर इस प्रकार का साहित्य भी। और छत्तीसगढ़ में जाए तो वहाँ के लोगों की समस्या, तो जहाँ पर कुछ कह नहीं सकते पर कहना है, वहाँ साहित्य आता है। फिर वो कविता के स्वरूप में आए, कोई कविता लिखना जानना है तो कविता लिख सकता है, कोई नाटक लिख के जान सकता है। कि इन्होंने कहा कि वो काम करते हैं और बीच में, क्योंकि जो आपको लगता है कि आप अपने काम से पैसे कमाते हैं, पर कहीं न कभी लगता है कि हमारा काम हमें थोड़ा सा मोनोटोनस लगे, कि तब हम कहाँ पर जाते हैं। किसी को फिल्म का शौक है तो फिल्म देखते हैं, गार्डन में घूमते हैं, कहीं और जाते हैं। लिखने वाले लोग लिखते हैं। जो इन्होंने कहा कि भाई मैं काम तो कुछ और करता हूँ, पर मैं लिखता हूँ तो काम का मेरा थाक खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे मराठी मानुस ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपने जो कोरोना काल में प्राणी, तो हम सुंदरवन गए थे कुछ सालों पहले, तो हमने सोचा था कि मान लो कि मानव जात खत्म हो गई है और बाघ की बस्ती और प्राणियों की बढ़ गई, और वो हमें देखना है तो कैसा लगेगा। तो इसमें साइंस फिक्शन की भी संभावना मुझे लगती है कि ये मुझे पता नहीं है कितनी बड़ी या कितनी साइज में आपने लिखा है, पर ऐसा हो सकता है। और ये पंचसूत्रीय भी बड़ा है, कि क्योंकि किसी भी चीज करने के लिए सूत्रात्मकता अनिवार्य। जैसे आप ये कार्यक्रम को सूत्रात्मकता दे रहे हैं, अकादमी पूरे कार्यक्रम को दे रही है, राष्ट्रपति भवन दे रहा है, वैसे हर एक जगह तो सूत्रात्मकता है। तो आपको पता है कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ से शुरू करना है। ये 5 जो सूत्र है वो कोई भी लिखने वाले के लिए बहुत काम के है। अब मैं थोड़ी मेरी बात करता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा है। तो मेरी 9 किताबें आई है, जिसमें से 3 है वो व्यक्तियों के प्रोफाइल या चित्र है, पर उसमें कोई उद्योगपति ऐसे नहीं है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है पर उनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया। तो वो अभी के भी है, वो 500 साल पहले के भी है। तो उसमें कोई समय या विषय का मैंने बंधन नहीं रखा कि मैं साहित्य के लोगों के बारे में ही लिखा। 3 किताबें वो आई है। फिर मैंने एक किशोर साहस कथा, जो अंग्रेजी में यंग फिक्शन बोलते हैं, क्योंकि जुलेवन H.G. वेल्स का मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो मैंने ये भी लिखा कि गुजरात के पास देश का सबसे लंबा समुद्र किनारा है, पर उसको लेकर
कोई साहस कथा नहीं लिखी जा रही, तो मैंने वो लिखी जो अखबार में सीरियलाइज हुई थी, बाद में पुस्तक किताब के स्वरूप में आई। इंग्लिश फिल्मों के बारे में मैंने एक किताब लिखी है कि भाई ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में किताब से बनती है, तो अगर आप किताब पढ़ नहीं पाते हैं, वो भी एक विद्या है। जैसे ये एक्सप्रेशन का हम अभिव्यक्त होने का माध्यम है, वैसे फिल्में भी है। तो अगर आप किताब पढ़ नहीं पाते तो आप फिल्म देख लीजिए, आपको किताब का थोड़ा बहुत, और बहुत सारे ऐसे लोग हमको मिलते हैं कि किताब पढ़ने के बाद फिल्म देखते हैं या फिल्म देखने के बाद किताब पढ़ते हैं, तो हम उससे रस उत्पन्न होता है, जो साहित्य के बहुत सारे काम में से एक है कि आपको रस जगाना है। तो उसके बारे में एक किताब लिखी है, प्रवास वर्णन। जो प्रवास मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है और अकादमी की ट्रैवल ग्रांट भी मुझे उसलिए पहले मिल चुकी है। तो प्रवास के बारे में मैंने 3 किताबें लिखी है, और हम प्रवास के बारे में मैंने लिखा, उसमें क्या अलग क्या पड़ता है कि भाई हम प्रवास करने के लिए कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, और हम पहले पढ़े तो हमें हैदराबाद पहली बार आ रहे हैं, उन लोगों को पढ़ने को मिले कि ये देखना है, ये देखना है, यहाँ अच्छा है। पर वहाँ की हार्डशिप, वहाँ पर आपको क्या मुश्किलें हो सकती है, वो शायद बहुत बार इंग्लिश ट्रैवलॉग में नहीं मिलता, क्योंकि वो ट्रैवलॉग का जो फॉर्मेट हो शायद वेस्टर्न से लिया गया है, तो उनको भारत की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं, और उनको थोड़ा नया लगता है कि भारत में, जैसे पश्चिम के हम ट्रैवल पढ़े तो उनको रास्ते पर गाय आना बहुत ही सरप्राइज की बात लगता है, भारत में लोगों को नहीं लगता। तो हम अहमदाबाद से गोवा जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। कोंकण रेलवे बहुत ही पॉपुलर है, और बोला जाता है कि कोंकण रेलवे में कोंकण का सौंदर्य आपको देखना है तो आपको नॉन एसी ट्रेन पसंद करनी चाहिए, ताकि आप बारी से, दरवाजे से देख सकें। ये प्रवास वर्णन का एक पहलू था। हम गए तो हमने दूसरा पहलू पाया कि कोंकण रेलवे में बहुत सारी टनल आती है, और आपकी ट्रेन डीजल इंजन वाली है, तो उसका धुआं आपके डिब्बे में आधे घंटे तक रहेगा, क्योंकि टनल में धुआं जा नहीं सकता, वो डिब्बे में आएगा। तो ट्रैवल में ये नहीं लिखा जाता कि अगर आप कोंकण रेलवे, तो धुएं की भी तैयारी रखिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप की ट्रेन पसंद करते हैं। मैं जापान गया तो मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि सबसे पहला ताज्जुब तो ये हुआ कि उसकी वीज़ा का जो फी है वो एक पिज़्ज़ा की कीमत के बराबर है। तो मेरे प्रकरण का नाम है पिज़्ज़ा ना भाव में वीज़ा, यानी कि पिज़्ज़ा की कीमत में वीज़ा, क्योंकि हमारे यहाँ से अमेरिका और यूरोप जाने वाले लोग बहुत हैं। तो अमेरिका की वीज़ा फी 12,000 से 14,000 रुपये, जापान की वीज़ा फी 500-700 रुपये, और सिर्फ 2 ही पन्नों का फॉर्म है। अमेरिका का वीज़ा फॉर्म 40 पन्नों का है, और रिजेक्ट, दूसरी बात, जापान का वीज़ा फॉर्म 2 ही पन्नों। तो मुझे लगा कि ये मुझे, क्योंकि मैं पैसे से जर्नलिस्ट हूँ तो मेरे पास माहिती भी है, और साहित्य में चाहता हूँ उसे, तो वो उस हिसाब से मैं लिख भी सकता हूँ। ये मुझे लिखना चाहिए, तो उस प्रकार से लिखा कि भाई आपका करियर की शोध में अगर अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, वहाँ से थक जाए तो जापान आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग भी चाहिए ही चाहिए, सभी प्रकार के काम। तो प्रवास में मैंने इस टाइप का, इस प्रकार का कि भाई क्या हम चूक रहे हैं। यहाँ पर पीछे जिनकी किताब और हिंदी साहित्य जगत के सरटोज पर विराजते प्रेमचंद जी ने कहा था कि मैं जिस दिन लिखूं नहीं उस दिन मुझे खाने का अधिकार नहीं है। तो हमारे एक लिखने का उद्देश्य तो हमारी जिनकी आजीविका चलती है वो भी होता है, पर अभी सोशल मीडिया के युग में अभिव्यक्त होना, अपने आप को, मुझे भी कुछ कहना है, सबको कुछ कहना है। जैसे सर ने शुरू में बताया कि सब लोग साहित्यकार हैं, पर उसको पता नहीं है, क्योंकि अगर सब लोग साहित्यकार नहीं होते तो सब लोग सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस भी नहीं होते। अब उनमें से कौन सा साहित्य लंबा चलेगा, कौन सा साहित्य भूला जाएगा, वो बात की बात है, पर सब लोग अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया ने उनको इसकी आज़ादी दे दी। तो इस बीच किसी भी लिखने वाले के लिए ये बात कठिन होती है कि आप उससे अलग क्या करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, उसमें से आप तो अभिव्यक्त होना आसान हुआ है, उसके साथ साथ जिसमें अभिव्यक्त होने की क्षमता है उनके लिए तक भी आई है कि भाई आप
अलग लिख सकते हो तो आप आके जाकर विनोद कुमार शुक्ल बन सकते हो। आपके साथ लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं। गुजराती में मेरा ऐसा मानना है, मैं जो लिखता हूँ वो शाब्दिक धरोहर है। जैसे हम कहते हैं कि ये राष्ट्रपति का आवास है, ये धरोहर बिल्डिंग है, इसको हम खरोच नुकसान नहीं कर सकते। यूनेस्को हर साल दुनिया भर की स्थापत्यों को हेरिटेज घोषित करता है। वो सब चीज हम देख सकते हैं कि चार मीनार हेरिटेज है, लाल किला हेरिटेज है, गोलकोंडा फोर्ट हेरिटेज है। ठीक है, शब्दों के हेरिटेज का क्या, शब्दों की विरासत का क्या, वो दिखती नहीं है, उसको कोई विरासत घोषित भी नहीं करता। और पर जैसे पहले सत्येंद्र जी ने बताया कि हम लिखकर उसको अमर कर देते हैं, तो आप 500 साल पहले क्या लिखा गया वो भी पढ़ सकते हैं, सबसे पहली नवलकथा में क्या था वो भी पढ़ सकते थे। ये सब पढ़ने के साथ हम उस जमाने में जा सकते हैं। जैसे हमारे गुजराती में और सभी भाषा में आत्मकथाएं लिखी जाती है। आत्मकथाएं तो है, पर उस जमाने का, पूरी सोसाइटी का एक छुपा हुआ इतिहास भी है। उसमें आप उस व्यक्ति को थोड़ा साइड में करके पढ़े, उस जमाने के रीति रिवाज क्या थे, उस जमाने के खान पान क्या थी, उस जमाने के घर कैसे थे। जैसे गुजराती में एक हास्य नवलकथा है अमे बधा, जो ज्योतिन्द्र दवे और धनसुखलाल मेहता ने मिलकर लिखी है। तो 100 साल पहले का सूरत कैसा था उसमें वो पूरा मिलता है। वो वैसे तो हास्य कथा है, पर आप सोशल सामाजिक एंगल से भी उसको देख सकते हैं। तो मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि मैं पत्रकारिता में हूँ, तो हमारे गुजरात के बहुत सारे लेखकों के बहुत सारे पुराने बड़े लेखक हैं जो अभी नहीं है, भूले जा रहे हैं, तो उनको कैसे याद किया जाए। किसी लेखक की शताब्दी आ रही है तो मैं उनके बारे में कुछ ऐसा लिखता हूँ कि जो ना ही जर्नलिज्म है ना ही शुद्ध साहित्य है। क्योंकि मेरा उद्देश्य, मुझे कविता लिखनी नहीं आती है, मुझे शॉर्ट स्टोरी लिखनी नहीं आती है, मुझे बिल्कुल पता है कि ये मेरी मर्यादा है। पर जर्नलिज्म के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमारे यहाँ गोवर्धन राम त्रिपाठी, जो सरस्वती चंद्र के सर्जक, जिनको अभी 125 साल भी गुजरात में मनाया जा रहा है, बहुत बड़े उस जमाने के सर्जक और बहुत ही महानवल कथा उन्होंने लिखी। तो उनका घर बहुत ही हेरिटेज तरीके से संभाल के रखा गया है। कोई आए तो बहुत खुश हो जाए कि अच्छा ऐसा भी घर होता है, क्योंकि वहाँ पानी निकालने की सिस्टम है, उस जमाने की सब है, उनकी पेन रखी गई है। फिर झवेरचंद मेघाणी का घर है, उनके साथ तो जुड़े सभी चीजों को संभाल के रखने का प्रयास हुआ। तो ये जो स्थापत्य है उसको शब्दों के तौर पर मैं उसको लिखकर ज्यादा लोगों से पहुंचाकर, आम भाषा में लिखकर, जैसे उन्होंने कहा कि हमें शब्दकोश के पास न जाना पड़े। ऐसा भी नहीं है कि शब्दकोश के पास नहीं जाना चाहिए, वरना शब्दकोश का महत्व नहीं रहेगा। पर कहने का तात्पर्य है कि लेखक को शब्दकोश के पास जाना है, पाठक को नहीं जाना पड़ना। तो पाठक को, क्योंकि लेखक को एक अच्छा शब्द लिखने के लिए 100 शब्दों में से पसार होना पड़ता है, होना चाहिए। तो पत्रकारिता और साहित्य दोनों का संगम करके मैं कुछ ऐसे प्रकार लिखता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनल पार्क में महिलाओं को फॉरेस्ट गार्ड की अपॉइंटमेंट दी गई। तो महिलाएं पुलिस होती है, महिलाएं बैंक में काम करती है, पहली बार आती है तो उसकी वो समाचार है ही, और उसका महिमा गान होना ही चाहिए। तो मैं जंगल में उस महिलाओं को जाकर मिला कि भाई लेपर्ड आ रहा है, तेंदुआ आ रहा है, तो आप कैसे उसको हैंडल करती है। तो रात को 2 बजे भी आता है कभी भी। फिर मैंने वो लिखा। लेखन की असर क्या होती है इसका ये एग्जाम्पल है कि फिर हमारे गुजरात में इंडिया टुडे के प्रतिनिधि थे, उसने वो बात इंडिया टुडे में लिखी। इंडिया टुडे पढ़ के BBC अर्थ और नेशनल जियोग्राफिक गुजरात में आए। तो हमें आनंद होता है कि मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ, क्योंकि मैं दूसरी भाषा नहीं जानता। मुझे अपनी भाषा आती है, मुझे शायद अंग्रेजी ना आए, मुझे ठीक से हिंदी ना आए, पर मुझे अपनी भाषा में लिख के आता है, वो मैं लिखता हूँ, ठीक से लिखता हूँ, तो वो नेशनल जियोग्राफी तक पहुंचा। मैं एक बार एक लेखक के बारे में
ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा अच्छा ये तो अच्छा लिखा है, तो फिर मैंने सोर्स देखा तो मेरा ही पुराना आर्टिकल था। तो फिर हमें अच्छा लगा कि हम जो भी कर रहे उसका कहीं ना कहीं असर होता है। आज हम सोशल मीडिया युग में जी रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं या तो ऐसी कोई और ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हमने मेल करना कम कर दिया कि भाई व्हाट्सएप से काम हो रहा है तो हम मेल नहीं करते, तो पत्र कौन लिखेगा। पर मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारे यहाँ पत्र भी आते हैं कि आपका ये लेख पढ़ा, हमें अच्छा लगा और इसमें ये माहिती ज़्यादा और आपके लिए है, उसके पास अगर माहिती है तो उसका कोई सवाल है तो वो भी पूछते हैं। तो इस हिसाब से लिख के साहित्य की धरोहर को संभालना भी प्रयास करते हैं। पत्रकारिता में पत्रकारिता जो हमारे पास एक बड़ा हथियार है उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई कौभांड बाहर लाना ही जर्नलिज्म है। किसी का इंटरव्यू करना, चुनाव जैसी बड़ी घटनाओं का कवरेज करना, वो तो पत्रकारिता है ही। पर पत्रकारिता का अंडर करंट, सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि आप साहित्य में, आप कला में, आप इतिहास में जो हुआ है, हो रहा है, हो चुका है, उसको नए सिरे से नई पीढ़ी के सामने पेश करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और साइंस भी मेरे इंटरेस्ट के लिए सब्जेक्ट है, तो मैं उन पर भी लिखता रहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई जी। इन्होंने एक बात कहा कि प्रेमचंद ने कहा था कि अगर मैं नहीं लिखता हूं तभी मुझे खाने के लिए कोई हक नहीं है। आंध्रा की यानी तेलंगाना की रहने वाली एक कवि है सिनारे करके, सी नारायण रेड्डी करके। उन्होंने एक बार ऐसा एक सभा में कह दिया कि एसी रूम में रहने के बावजूद भी, एसी रूम में रहने के बावजूद भी आज मुझे बहुत उमस लग रही है। एसी रूम में रहने के बावजूद भी आज मुझे बहुत उमस लग रही है, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं लिख पाया। लिखना ये मन की बात है, और अगर हमारा उद्गार को प्रकट करे यानी कागज के ऊपर ले आए, शायद जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ज्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित है नहीं कि हमें क्या पता है कि इनमें से कोई महादेव वर्मा होगा, कोई अपर प्रेमचंद होगा, और कोई हो सकता है ना। आपको पता नहीं है प्रेमचंद जो हिंदी के महान साहित्यकार हैं, प्रेमचंद ने, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने लेखन हिंदी में शुरू नहीं किया। प्रेमचंद का लेखन हिंदी में नहीं हुआ, शुरुआत में उर्दू में लिखना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश राज की जमाने में उनका लेखन को वो लोग निषेध किया, तब उर्दू को छोड़ के प्रेमचंद जी हिंदी में लिखना शुरू किया। इसी के लिए जितना भी लोग चाहे एक भी हो, फिर भी हमें एक खुशी बात है कि हमारा सामने कोई है हमारा उद्गार को सुनने के लिए। और तो साहित्य अकादमी की सचिव महोदय मिस पल्लवी प्रशांत होलकर की इनकी तरफ से आप सभी को और एक बार साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग इतना परिश्रम करके इतना दूर से आए हुए हैं, क्योंकि ये राजस्थान से आए हुए हैं, ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं, ये गुजरात से आए हुए हैं। क्योंकि जो कार्यक्रम यहाँ पे भारतीय कला महोत्सव के अंतर्गत जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये पश्चिमी राज्यों के ऊपर, चाहे गोवा हो, डायू डामन हमारा यूनियन टेरिटरी, डायू डामन, दादर नागर हवेली, गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। आप सभी को भी आई एम सिंसियरली एक्सप्रेसिंग माई हार्टफेल्ट thanks to all of you for keeping yourself and listening to the young writers. These are the young writers, because they need your applause will make them to become some other Premchand. Kindly give them a big round of applause so that they'll be encouraged and they'll become the future great writers of India, and they may give direction. Who knows that someone may become Shakespeare, Eliot, what not. So thank you so much.